हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम आपको मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अपनी रैंक पे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज तक पहुंचना है। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छी रैंक ला करके भी उतने अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाते। जो बच्चे नीचे रैंक ला करके बियॉन्ड 15,000 16,000 20,000 रैंक ला करके भी एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो क्या उनकी स्ट्रेटेजी में फ़र्क रहता है, ठीक है, किस तरीके के माइंडसेट से वो चलते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग के रूल्स में जो कमियां हर साल होती हैं उसका फ़ायदा किस तरीके से उठाते हैं। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने जाएगी। मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि मेरे पिछले साल का पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में हम शेयर करने लगे हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है, बहुत ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में आपको समझ में आएगी काउंसलिंग की चीज़ें। देखिए, चैनल पे जो सीरीज चल रही है काउंसलिंग से रिलेटेड, उसकी उस सीरीज में हमने सबसे पहले काउंसलिंग का प्रोसेस डिस्कस किया, फिर किस स्टेट में क्या बॉन्ड लगता है वो डिस्कस किया, फिर फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, फिर पीजी कोटा किस स्टेट में क्या एलिजिबिलिटी है वो डिस्कस किया, चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है वो डिस्कस किया। तो मेजर चीज़ें जो थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, पर जो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब बचती है वो है डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। ठीक है, आपने चॉइस फिलिंग कर दी, आपने सारा पैरामीटर्स को ध्यान में रख के चॉइस फिलिंग वगैरह सब कर दी, बट आपको किस राउंड में सीट उठानी चाहिए आपकी रैंक पे, किस तरह, क्योंकि हर रैंक के लिए बात बदल जाएगी, तो सारी रैंक रेंज को कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और आपको किस तरीके से सीट छोड़नी है, कब फ्री एग्जिट लेना है, कब अपग्रेड करना है, कितना रिस्क है नेक्स्ट राउंड में जाने में, सब कुछ डेटा के साथ प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस वीडियो को बनाया जा रहा है। आपको एंड तक देखना है, आपको चीज़ें बहुत डेप्थ में समझ में आएंगी। ठीक है, साथ में और भी चेक करेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये सवाल करते हैं कि सर, लास्ट ईयर स्टे वैकेंसी राउंड में ये फलाना कॉलेज 20,000 रैंक पे मिल गया था, तो हमें क्यों नहीं मिल सकता इस साल, क्या प्रॉब्लम है उस चीज़ में। ठीक है, तो वो स्टे वैकेंसी राउंड की पूरी कहानी आपको सिखाऊंगा मैं कि ठीक है, कि इस साल किसको मिलेगा, क्या किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा, और किस तरीके से हमें फ़ायदा उठाना है यदि हमें मौका मिलता है तो। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो फ़ायदा उठा ले जाएंगे, क्योंकि रूल्स में कमियां तो सबके लिए कॉमन है, बट बहुत सारे बच्चे जो नॉलेज के कम अभाव में या जल्दबाजी के चक्कर में या रिस्क टेकिंग एपेटाइट उनका नहीं होता, उस चक्कर में जो है उन्हें फिर बाद में पछतावा होता है। ठीक है, तो वो क्या पूरी कहानी लास्ट ईयर हुई थी, ठीक है, इस साल क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और हर एक मार्क्स रेंज के बारे में होगा डिस्कशन कि 620 से 650 वालों को किस तरीके से प्लानिंग करनी है, स्टेट की काउंसलिंग, ऑल इंडिया की काउंसलिंग को कैसे मैनेज करना है, 650 से 675 वालों का क्या रहेगा, 675 से ऊपर वालों का क्या रहेगा, तो वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, सबसे पहले क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिनकी रैंक 1 से 3 4 हज़ार मैक्सिमम 5,000 तक है, उनको ऑल इंडिया कोटे के राउंड वन में अच्छे अच्छे कॉलेजेस अलॉट होंगे। ठीक है, डेफिनेटली बहुत अच्छे कॉलेजेस अलॉट होंगे, जैसे स्क्रीन पे आप बहुत सारे नाम भी देख सकते हो, जैसे दिल्ली के सभी कॉलेजेस हो गए, मुंबई के टॉप कॉलेजेस हो गए, ठीक है, बैंगलोर साइड के बहुत टॉप कॉलेजेस हो गए, ठीक है, राजस्थान के यूपी के टॉप कॉलेजेस हो गए, और टॉप एम्स कुछ हो गए। ठीक है, ऐसे सभी कैंडिडेट्स को जिनको राउंड वन के अंदर ये टॉप कॉलेजेस अलॉट होंगे, ऐसे सभी कैंडिडेट्स को क्या करना है कि वहां पर रिपोर्ट करके अपग्रेड करना है। क्यों क्यों ऐसा करना चाहिए? देखिए, टॉप कॉलेज के अंदर फ्री एग्जिट करना आपको भारी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एग्जांपल से जैसे बताऊं, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर के रिजल्ट में यदि आप देखेंगे तो एम्स मंगलागिरी ले लो, या एम्स भटिंडा ले लो, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद ले लो, एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज दिल्ली ले लो, और भी बहुत सारे इनमें से ऐसे कॉलेजेस थे जिनके अंदर नेगेटिव शिफ्टिंग हुई थी फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में। नेगेटिव शिफ्टिंग से क्या मतलब है, यदि कोई कॉलेज 1,000 रैंक पे फर्स्ट राउंड में मिला है, तो ऐसा हुआ है कि वो वही सेम कॉलेज 900 रैंक पे सेकंड राउंड में मिला, तो जिसने फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर दिया था और उसकी 950 रैंक थी, वो सोच रहा था कि बेटर कॉलेज मिल जाएगा, तो उसे वो भी नहीं मिला जो पिछले राउंड में मिल रहा था। तो टॉप कॉलेजेस के लिए लड़ाई बहुत हैवी रहती है, फर्स्ट राउंड में ही उसको फिक्स करके अपग्रेड करने वाला रास्ता सेफ होता है, और वही करना चाहिए। ठीक है, फ्री एग्जिट किन बच्चों को करना चाहिए वो भी बात करेंगे, पर जिनको इनमें से कोई कॉलेजेस अलॉट होते हैं 1 से 5,000 रैंक के बीच में होंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी में, ये कॉलेजेस आपको अलॉट होंगे जो देश के सर्वश्रेष्ठ टॉप कॉलेजेस हैं। ऐसे में आपको अपनी वहां पर रिपोर्टिंग करनी है और उसको अपग्रेड में डाल के चले आना है, फ्री एग्जिट करने वाली गलती नहीं करनी है। पहली चीज जो एक रैंक रेंज के लिए हो गई ये बात कि 1 से 5,000 रैंक है तो क्या करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि देखो, उससे पहले एक चीज ये, उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स बच गए, जैसे 1 से 5,000 रैंक वालों को ये सब कॉलेज अलॉट होंगे, उसके बाद जितने भी कैंडिडेट बचेंगे उनको इनसे नीचे वाले कॉलेजेस अलॉट होंगे देश में। ठीक है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटे में उनको इनसे नीचे वाले होंगे। उनको रिकमेंडेड ये है, यदि आप कॉलेज से संतुष्ट हो तो रिपोर्टिंग करें और अपग्रेड में डालें, यदि संतुष्ट नहीं हो, जो कि मैक्सिमम बच्चे नहीं होते, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे फ्री एग्जिट लेते हैं, क्योंकि फ्री एग्जिट एक सही ऑप्शन भी होता है, कम खर्चा भी होता है, क्योंकि होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरी 17,000 रैंक है, मेरे को फर्स्ट राउंड में साउथ इंडिया में कोई कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है,
साउथ इंडियन कॉलेज मेरे को नहीं लेना है, मैं काउंसलिंग आगे करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं फ्री एग्जिट करूंगा। यदि ऐसा करता, मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं वहां जाता, उसको अपग्रेड में डाल के आता, तो उसमें होता ये कि सेकंड राउंड में जब मेरा अपग्रेड हो जाता कॉलेज, तो मुझे फिर से राउंड वन वाले कॉलेज में जाना पड़ता, फिर से उतना खर्चा करना पड़ता, वहां से रिलीविंग लेटर लेकर आना पड़ता, डॉक्यूमेंट्स वैसे सब वापस लेके आने पड़ते, और नए कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना पड़ता। क्योंकि लास्ट ईयर राउंड 2 से राउंड 3 भी अपग्रेड दिया था, तो एक एक बार और अपग्रेड करता तो खर्चा और डबल हो जाता। ठीक है, तो एक राउंड के लिए फ्री एग्जिट कर दिया। ठीक है, और मैंने चीज बात बता रहा हूं मैं आपको कि ये जो टॉप कॉलेजेस हैं, नेगेटिव शिफ्टिंग की प्रोबेबिलिटी केवल इन्हीं कॉलेजेस में है। इनमें से भी सब में नेगेटिव शिफ्ट नहीं होता, कुछ एक कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनकी राउंड 2 में कट ऑफ ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो यदि टॉप कॉलेज मिलता है तो स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा में जाकर के अपग्रेड करके आना है, सिंपल। यदि इनके अलावा कोई कॉलेज मिल सकता है तो आप फ्री एग्जिट कर सकते हो, यदि आप कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हो तो। ठीक है, फ्री एग्जिट करना है और नेक्स्ट राउंड में मूव करना है। उससे फायदे होंगे दो। पहला, आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग बड़े आराम से देख पाओगे राउंड 1 की, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे के राउंड 1 के साथ साथ या एक हफ्ते के गैप में आपके स्टेट की काउंसलिंग भी राउंड 1 की चालू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको आना है राउंड 2 के अंदर। जितने भी बच्चे अपग्रेड में जाएंगे वो सारे राउंड 2 में चले जाएंगे, जितने बच्चे फ्री एग्जिट लेंगे वो भी सारे राउंड 2 में चले जाएंगे चॉइस फिलिंग करने। तो अमूमन पेरेंट्स सबसे पूछते हैं कि सर क्या हम अपनी सीट फिक्स कर लें और फिर आगे बढ़ें। जैसे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो काउंसलिंग में पहली बार पार्टिसिपेट करें, उन्हें ऐसा लगता है कि यार सीट निकल गई आज से तो ठीक है, उनकी 12-15 हज़ार रैंक है, 17,000 20,000 रैंक है ना, 630-40 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, 600। ठीक है, इस बार के बारे में बात करूं तो उनको ऐसा लगता है कि सीट हाथ से निकल गई तो क्या होगा। देखिए, सीट हाथ से नहीं निकलेगी। पहली चीज तो क्या है, राउंड 1 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्री एग्जिट ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ इस डेटा से आप देखिए सबसे पहले ये है पिछले साल का राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है ना कि पिछले साल 10137 टोटल सीट मैट्रिक्स में आई थी, राउंड 1 के सीट मैट्रिक्स में ऑल इंडिया कोटा की। इसमें सारे इंस्टीट्यूट आ गए, सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी आ गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी, एम्स भी, जिपमर भी, सब आ गया 10137। यदि हम इसमें से पीडब्ल्यूडी कोटे की सीटों को हटा दें, क्योंकि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, 9632 सीट्स टोटल थी जो पांचों कैटेगरी की मिला के फर्स्ट राउंड में आई थी। ठीक है, ये थी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने वाली सीट्स। अब देखिए सेकंड राउंड में कितने परसेंट सीटें वैकेंट आ गई थी। सेकंड राउंड में 6093 क्लियर। देखो वर्चुअल वैकेंसी एक बार आप भूल जाइए। वर्चुअल वैकेंसी वो चीज होती है जितने बच्चों ने अपग्रेड में डाल रखा था। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर वैकेंसी मतलब जो बच्चों ने फ्रीली छोड़ दी थी। हमें केवल क्लियर वैकेंसी से मतलब है, वर्चुअल केवल डेटा के लिए कि कितने बच्चों ने अपग्रेड में ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है, तो 6039 सीट जो है वो सेकंड राउंड में खाली आ गई आउट ऑफ 9632। ठीक है, आउट ऑफ 9632 सीट्स 6039 सीट्स सेकंड राउंड में खाली आ गई। और पिछले साल सेकंड राउंड में कुछ कॉलेजेस ऐड हुए थे, 116 सीटें वो ऐड हुई थी यहाँ पर की। ठीक है, तो 6155 सीट टोटल सेकंड राउंड में पार्ट ली थी लास्ट ईयर। तो ये तो आप भूल जाओ कि फर्स्ट राउंड की सीट छोड़ देंगे, हमारी 15-12 हजार रैंक है, 16,000 रैंक है, तो हमें नेक्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलेगी या हमारी वो सीट हाथ से निकल जाएगी, नहीं। वो सिर्फ टॉप कॉलेजेस के केस में होता है। यदि आपको टॉप कॉलेजेस नहीं मिले, मतलब आपकी रैंक 5000 के कहीं बाद है, 5000 के बाद अलॉट होने वाले हर कॉलेज में शिफ्ट डाउन आता है। ठीक है, डाउन शिफ्ट आता ही आता है। तो मतलब ये बात पक्की है कि यदि हो सकता है आपको बेटर कॉलेज ना मिले, पर उससे बेकार भी नहीं मिलेगा। यदि आपने फ्री एग्जिट कर दिया तो कोई नुकसान यहाँ पे आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करें कारण, इसके पीछे कारण क्या है कि सेकंड राउंड के अंदर कट ऑफ इसलिए कम हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने स्टेट में सेट हो जाते हैं। जो टॉपर्स होते हैं उनको अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेजेस मिल चुके होते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे राउंड 1 अपने स्टेट में सेट हो जाते हैं। जैसे दिल्ली वाले जितने भी बच्चे हैं, दिल्ली में राउंड 1 में उनको सीटें अलॉट हो जाती हैं, बेटर जो टॉपर्स होते हैं उनको, और दिल्ली से अच्छे कॉलेज देश में कहीं नहीं है। ठीक है, तो दिल्ली वाले बच्चे सेट हो जाते हैं, राजस्थान वाले टॉपर्स, लखनऊ वाले जिनको केजीएमसी आरएमएल मिल जाता है स्टेट से, वो बच्चे अपने वहीं पे सेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि राउंड 2 की चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग होगी। राउंड 2 की चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, दो बातों का क्या ध्यान रखना है कि यदि आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपी से हैं, ठीक है, यूपी से हैं, यूपी में जो 1 से 12,000 रैंक तक के कैंडिडेट्स होंगे, जैसा कि हमने यहाँ दिया भी है। ठीक है, यूपी में जो 1 से 12,000 रैंक तक के कैंडिडेट्स होंगे, उनको यूपी के राउंड 1 में उनके टॉप 10 कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, तो यूपी वालों के लिए सबसे बढ़िया क्या रहेगा, यदि आपकी 1 से 12,000 रैंक है और आप यूपी से बिलोंग कर रहे हो, जनरल ओबीसी कैटेगरी से, तो आपको राउंड 1 में यूपी के टॉप 10 कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। उनके अंदर मतलब राउंड 1 में आपने चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, टॉप 10 कॉलेजेस फिल करने सिर्फ। ठीक है, टॉप 10 कॉलेजेस फिल किए, उसमें अलॉटमेंट आपको हो जाएगा और वहीं पे आपको अपना एडमिशन फिक्स कर लेना, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको देखिए जिस बच्चे की यूपी में रैंक, यूपी से है जो बच्चा और उसकी रैंक 9,000 के बाद है, 10,000 के बाद है, तो आपको ऑल इंडिया में बहुत कुछ खास नहीं मिल जाएगा। अंतिम राउंड तक भी यदि आप जाएंगे तो आपको सुझाव यही रहेगा कि आप यूपी के राउंड 1 में सीट लेकर के उसे अपग्रेड कर दें। वैसे यूपी में अपग्रेड करने का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि राउंड 2 में कट ऑफ ऊपर चला जाता है, अपग्रेड होता ही नहीं किसी का कॉलेज। ठीक है, तो यूपी के जो राउंड 1 में जो 1 से 12,000 रैंक के कैंडिडेट्स हैं, उनकी काउंसलिंग बड़ी आसान है कि यूपी के राउंड 1 में आपको चॉइस फिलिंग कर देनी है और यूपी का कॉलेज उठा लेना है। यदि आपको 2 साल के
बॉन्ड से कोई समस्या नहीं है। तो यदि आपको 2 साल के बॉन्ड से समस्या है तो आपको यूपी के राउंड 1 में केवल उतने ही 2-4 कॉलेज डालने हैं जिसमें आप संतुष्ट हो, केजीएमसी, आरएमएल, कि यार ठीक है 2 साल की बॉन्ड सर मैं कर लूंगा, पर मेरे को केजीएमसी में एडमिशन चाहिए, मुझे आरएमएल में चाहिए, मुझे जीएसवी में चाहिए, तभी लोअर कॉलेजेस में नहीं जाऊंगा मैं, एक तो 2 साल का बॉन्ड, ऊपर से लोअर कॉलेजेस। तो जिन बच्चों की ऐसी कंडीशन है उनको लिमिटेड रखनी है अपनी चॉइस फिलिंग, ताकि कुछ अलॉट ही ना हो। जब वो हो सकता है एक और रास्ता और भी है कि आप पार्टिसिपेट ही ना करो राउंड 1 ऑफ यूपी में, ठीक है। तो दोनों तरीके की बातें हो चुकी हैं यहाँ पे। उसके बाद जो राजस्थान के 1 से 8,000 वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अपने राउंड 1 में टॉप 8 कॉलेजेस में से अलॉट हो जाएंगे। तो रिकमेंड उनको भी यही किया जाएगा कि अपने राउंड 1 राजस्थान के राउंड 1 में एडमिशन लेके उसको अपग्रेड के प्रोसेस में डालते चले जाएं, ठीक है। जब तक अपग्रेड करने का मौका दे काउंसलिंग अथॉरिटी तब तक उसको अपग्रेड करें। राउंड 2 से राउंड 3, राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेड आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें दिल्ली वाले स्टूडेंट्स का क्या सीन है। दिल्ली वालों का भी एक बहुत आसान है। 1 से 5,000 रैंक जिन कैंडिडेट्स की दिल्ली में आ रही है उनको राउंड 1 में दिल्ली के कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं ये दिल्ली वाले वो सीटों को फिक्स कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं और काउंसलिंग से आउट हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से राउंड 2 से भीड़ कम हो जाती है। भले ही सीटें कम हो गई, 63% सीटें ही राउंड 2 में बची। देखिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो राउंड 2 में 63% सीटें बची टोटल, जैसे 9632 सीट्स में से 6039 सीट्स बची वेकेंट, 63% सीटें। और कट ऑफ भी ड्रॉप करेगा राउंड 2 के अंदर, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने स्टेट में सेट ऑलरेडी हो चुके हैं, बिहार में भी हो चुके हैं, ठीक है, यूपी में भी, दिल्ली में भी, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी। तो बच्चे राउंड 1 में सेट हो गए। इसलिए ये बात 100% श्योर है कि राउंड 2 में कट ऑफ ड्रॉप करेगा ही करेगा, ठीक है। पिछले साल 2,500 रैंक का ड्रॉप आया था राउंड 1 और राउंड 2 की कट ऑफ में, इस साल भी लगभग इतना ही ड्रॉप आएगा। वो सारी चीजें हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। खैर मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ कि राउंड 1 में कॉलेज लेने की जल्दी नहीं करनी है जिनकी रैंक 12-15 हजार के बाद आ रही है कहीं पे, ठीक है। फ्री एग्जिट कर लें, स्टेट की काउंसलिंग देख लें, स्टेट में यदि टॉप कॉलेज ना मिलता हो तो ऑल इंडिया के राउंड 2 में आ जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि राउंड 2 में जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है, राउंड 2 में जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे ऑल इंडिया की, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जितने कॉलेज में आप जाना चाहें केवल उतने ही भरें, क्योंकि यदि आपने सारे कॉलेज भर दिए तो आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। यदि आपकी रैंक 1 से 22,000 के बीच में, तो 1 से 22,000 रैंक के बीच में राउंड 2 में सबको कॉलेज अलॉट होगा यदि सारे कॉलेज भर दोगे तो, ठीक है। और ऐसा कोई कॉलेज अलॉट हो गया जैसे 18, 19, 20,000 रैंक वाले बच्चों को, ऐसा कोई कॉलेज अलॉट होता है नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को जहां वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते। एग्जांपल जीमर्स का कॉलेज हो सकता है, वो साउथ इंडिया का लोअर ग्रेड कॉलेज हो सकता है, बिल्कुल नया कॉलेज हो सकता है, असम का कॉलेज हो सकता है, अंडमान निकोबार हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई कॉलेज होता है राउंड 2 में इन रैंक रेंज में को अलॉट होने वाला जो बच्चे छोड़ते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे कॉलेजेस फिल ही नहीं करने, जिन स्टेट्स में आप नहीं जाना चाहते आपको उन स्टेट के कॉलेज फिल ही नहीं करने, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होगा, फायदा उन बच्चों को होगा जिनकी रैंक कम थी और जिनको वो कॉलेज चाहिए थे तो उनको अलॉट हो जाएंगे। यदि आपने क्या किया, देखिए यदि आपको कॉलेज नहीं चाहिए था और आपने फिल करके सीट वो ब्लॉक कर दी ना, क्योंकि अब बाद में छोड़ने वाले हैं, उस राउंड में तो किसी नीचे वाले बच्चे को नहीं मिली ना, ठीक है। तो जितने कॉलेज आपको चाहिए केवल उतनी भरिए। उससे आपका फायदा ये है कि आपकी सिक्योरिटी जो 10,000 रुपए की है वो जब्त होने से बच जाएगी, ठीक है। आपको कॉलेज अलॉट, आपने कम कॉलेज भरे, ठीक है, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात होगी, आप फ्रीली अपनी स्टेट की राउंड 2 की काउंसलिंग देख पाओगे, है ना, और 10,000 रुपए की सिक्योरिटी भी जब्त नहीं होगी, और राउंड 3 के लिए भी आप एलिजिबल रहोगे ऑल इंडिया कोटे के, ठीक है। अब आता है क्रिटिकल राउंड। सबसे क्रिटिकल राउंड है स्टेट का राउंड 2, ठीक है। स्टेट का राउंड 2 ही डिसीजन मेकिंग आपको वहां पे सारी करनी होती है और सारी गड़बड़ भी उसके बाद ही होती है। अब यहाँ से आपको कहानी को ना बहुत आराम से धीरे धीरे समझना है। देखो स्टेट के राउंड 2 में बहुत सारे बच्चे, मैं सबका एग्जांपल लेके बताऊंगा, ठीक है। स्टेट के राउंड 2 में राजस्थान के अंदर 14-15 हजार रैंक तक अलॉटमेंट होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों का, जिन पेरेंट्स का माइंडसेट ये होता है कि होम स्टेट में रखेंगे तो वो बच्चे तो राउंड 2 में सेट हो जाते हैं राजस्थान में, ठीक है। यूपी वालों का क्या है कि यूपी वालों में बहुत सारे बच्चे नए ऐड हुए होते हैं राउंड 2 की काउंसलिंग में, राउंड 1 में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया होता। मेरिट लिस्ट में आप देखोगे, मेरिट लिस्ट के अंदर बच्चे भर जाते हैं, सीटें कमाते हैं क्योंकि फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है नहीं, और 30,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है यूपी के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे सीटें छोड़ते ही नहीं है। सीटें केवल वही बच्चे छोड़ते हैं, यूपी की ली हुई सीटें, अलॉटेड सीटें केवल वही बच्चे छोड़ते हैं जिनको ऑल इंडिया में टॉप कॉलेज मिल गया रहता है, ठीक है। जिनको ऑल इंडिया में बेटर एम्स मिल गए होते हैं या ऑल इंडिया में उनका डिजायर्ड कॉलेज मिल गया होता है राउंड 2 में, वो यूपी की राउंड 1 वाली सीट छोड़ता है और वो सीटें खाली आती हैं राउंड 2 में यूपी के, ठीक है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो यूपी के राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करेंगे तो उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, इसकी संभावना फिर से कम है, ठीक है। और यूपी में ये रूल है, यदि आपको राउंड 1 या राउंड 2 में अलॉटमेंट भी आई है तो आप यूपी के मॉपअप से तो बाहर हो, ठीक है। तो यूपी वाले बच्चे क्या करेंगे कि राउंड 2 में अपनी चॉइस को लिमिट कर देंगे। यदि आपकी रैंक बहुत ही खराब आई है, फॉर एग्जांपल 18, 19, 20,000 रैंक है और आपको एएसएमसी के कॉलेजेस मिल रहे हैं और आप बिल्कुल नहीं जाना चाहते वहां पे, ठीक है, तो आपको अपनी चॉइस को लिमिट कर देना है। आपको यूपी के राउंड 2 में भी अलॉटमेंट नहीं आएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा, आप ऑल इंडिया के राउंड 3 में आओगे, ठीक है। ऑल इंडिया के राउंड 3 में क्या होता है ना, देखो ऑल इंडिया के राउंड 3 में जो है लास्ट ईयर राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड दिया गया था और कितनी सीटें खाली आई थी ये देखो यहाँ पे, अब जैसे आप दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये है 2459 सीट्स लास्ट ईयर खाली आई थी ऑल इंडिया राउंड 3 में,
कितनी में से 9632 सीट्स में से 2459 सीट्स राउंड 3 में बची थी। ठीक है, राउंड 3 में 2459 सीट्स बची थी ऑल इंडिया कोटा के। ये कितने परसेंट है, ये टोटल की 25% सीटें राउंड 3 में बची है। मतलब क्या है कि 75% स्टूडेंट सेट हो चुके हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं। ठीक है, मैंने बोला जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टेट के राउंड 2 में सेट हो जाते हैं। ठीक है, और ऑल इंडिया के राउंड 2 में सेट होकर के अपग्रेड कर देते हैं। अपग्रेड करने वाले कितने बच्चे थे लास्ट ईयर? देखो लास्ट ईयर 5000 ऐसे बच्चे थे ऑल इंडिया कोटे राउंड 2 में जिन्होंने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया था। वर्चुअल वैकेंसी का सीधा सीधा मतलब है कि अपग्रेडेशन। वो जब टाइम आएगा तो मैं आपको वर्चुअल वैकेंसी के बारे में बताऊंगा कि क्या चीज होती है। इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि मान लो मुझे एसएमएस जयपुर मिला हुआ है, ठीक है, राउंड 2 में मैंने उसको अपग्रेड में डाल दिया। ठीक है, तो एमसीसी मेरी उस एसएमएस जयपुर वाली सीट को वर्चुअल वैकेंसी मान लेगी। ठीक है, वर्चुअल वैकेंसी में काउंट कर लेगी, क्योंकि एमसीसी ऐसा मानेगी कि अगर इसकी अपग्रेड होगी तो एसएमएस जयपुर वाली सीट किसी और के लिए खाली हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल वैकेंसी। एक्चुअल में वैकेंसी एक ही है, दो नहीं है। ये 5000 को आपको ऐड नहीं कर देना है। ठीक है, खाली तो खाली सीटें तो खाली 2459 ही है। ठीक है, आपको ये 5000 ऐड नहीं कर देना उसके अंदर, क्योंकि ये वर्चुअल वैकेंट है, अभी सीट खाली नहीं। यदि अपग्रेड होगी तो इस पर्टिकुलर कॉलेज की सीट खाली हो जाएगी। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग में आपको वर्चुअल वैकेंसी वाले भी कॉलेजेस दिखाई देंगे। वो चीज मैं आपको तभी समझाऊंगा, अभी टॉपिक से डेविएट नहीं होते। ठीक है, तो 2459 सीट्स राउंड 3 में आई खाली होकर के। बहुत जो बच्चे स्टेट के राउंड 2 में चले गए, ठीक है, अपने स्टेट के राउंड 2 में चले गए, उन्होंने ऑल इंडिया राउंड 2 की सीटों को छोड़ दिया और वो सीटें राउंड 3 में आ गई। ठीक है, और वो वाले बच्चे जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी फॉरफिट कराई, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इस तरीके का डिसीजन लेते हैं कि कॉलेज सारे भरते हैं, उनको ये श्योरिटी चाहिए होती है कि हमें कॉलेज अलॉट करा लें, भले ही हम जाए ना जाए, उनके लिए 10,000 5,000 कोई बड़ी बात नहीं है सिक्योरिटी, वो ठीक है जाने के लिए तैयार है, वो छोड़ देते हैं कॉलेज। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि वो कॉलेज सेकंड राउंड में अलॉट करा के छोड़ देते हैं, नहीं रिपोर्ट करते वहां पे वो फिर से। तो ऐसे में क्या करना होता है, आपको फिर से सिक्योरिटी देनी होती है राउंड 3 में, और फिर से दोबारा आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, अब देखो यहाँ पे जो चीज है ना मैं समझाने जा रहा हूँ राउंड 3 में। राउंड 3 का रिजल्ट इस कदर बिगड़ा था लास्ट ईयर, इस कदर बिगड़ा था कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की कोई चीज हो जाएगी। तो मैं पहले से ही समझा रहा हूँ आपको कि काउंसलिंग बहुत एक डायनेमिक प्रोसेस है, पहले से बहुत सारी प्लानिंग नहीं होती है, उसी टाइम पे ही आपको प्लानिंग करनी होती है सारी चीजों को देखते हुए। देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो लास्ट ईयर, पहले तो मैं आपको ये डेटा के बारे में बता दूं कि 9632 राउंड 1 में, 6155 राउंड 2 में सीटें थी, 2459 राउंड 3 में, और स्टे वैकेंसी राउंड में 903। इतनी सीटें स्टे वैकेंसी राउंड में कैसे पहुंच गई, इसी का मैं आपको, यही है सारी गेम सीट ब्लॉकिंग की, कैसे पहुंची, सीट ब्लॉकिंग से पहुंची। अभी सीट ब्लॉकिंग क्या बोला है, और यही चीज आपको समझनी है, इसी में ही छुपा है स्टे वैकेंसी राउंड का राज, कि कैसे मिल गए थे लोअर रैंक्स पे बेटर कॉलेजेस, और इस साल क्या होगा वो भी पहले से बता दिया जाएगा। देखो सीट ब्लॉकिंग क्या होती है, जिसको नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, है ना, कि स्टूडेंट हैविंग 2 सीट्स एट वन टाइम, वन इन स्टेट कोटा एंड अनदर इन ऑल इंडिया कोटा। अब क्या है कि लास्ट ईयर एमसीसी ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की थी कि स्टेट के राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑल इंडिया राउंड 3 में चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। तो सभी बच्चों ने ऑल इंडिया राउंड 3 में भी चॉइस फिलिंग की थी। एक सीट उनके पास स्टेट में ऑलरेडी थी, ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। अभी मैंने लास्ट ईयर, हमारी पूरी टीम ने लास्ट ईयर हर स्टेट के ब्लॉकर्स को पकड़ लिया था, ट्रेस कर लिया था, रैंक समित के किसने एक एक टाइम पे 2 सीट ले रखी है, वो सारा डेटा हम ट्रेस कर लेते हैं। दिखाऊंगा मैं अभी आपको कि कौन कौन से ब्लॉकर्स थे, कहाँ कहाँ पर थे, कैसे कैसे सीटों को ब्लॉक किया था, और किस किस तरीके से स्टे वैकेंसी राउंड में इतनी ज्यादा सीटें आ गई थी, वो भी अब सबको दिखाया जाएगा। ठीक है, पहले आप ये समझो कि मीनिंग समझ में आया कि नहीं। हैविंग 2 सीट्स एट वन टाइम, वन इन स्टेट कोटा एंड अनदर इन ऑल इंडिया कोटा, क्योंकि एमसीसी के रूल्स में ये कमी है सबसे बड़ी। 2022 में रूल ये था कि स्टेट के राउंड 2 में एडमिटेड कैंडिडेट्स और ऑल इंडिया राउंड 2 के एडमिटेड कैंडिडेट्स, मतलब जो जिन बच्चों को सीट मिल चुकी है राउंड 2 तक, भले स्टेट का हो या ऑल इंडिया कोटा का, एडमिशन मिल चुका है जिनको, वो मोप अप राउंड से बाहर हो जाते थे। बट लास्ट ईयर राउंड 3 कर दिया उन्होंने मोप अप राउंड की जगह, और राउंड 2 से राउंड 3 ऑल इंडिया में अपग्रेडेशन दे दिया। बट स्टेट के राउंड 2 से ऑल इंडिया राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन काइंड ऑफ चीज दी, जिसकी वजह से सीटें ब्लॉक हो गई राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा में। अब मैं समझाता हूँ कैसे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ब्लॉकिंग का पूरा गेम, देखिए ये है राजस्थान का ब्लॉकिंग चार्ट, मतलब कौन सी सीटें ब्लॉक्ड हुई थी राजस्थान में। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखी हैं चीजें किसके बारे में, ऑल इंडिया रैंक लिखी है बच्चे की। सेकंड कॉलम में उसको राजस्थान स्टेट कोटा राउंड 2 में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था वो लिखा है। ठीक है, लाइक 2845 रैंक वाले स्टूडेंट को राजस्थान के राउंड 2 में ये सीट अलॉट हुई थी, मतलब एसपीएमसी बीकानेर की सीट, गवर्नमेंट सीट जो थी वो अलॉट हुई थी राउंड 2 में राजस्थान के। ठीक है, उसी सेम कैंडिडेट ने कौन सा कॉलेज ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉट कराया था, ये हमने डेटा से ट्रैक कर लिया उसे। ठीक है, तो उसने एसपीएमसी बीकानेर ही राजस्थान से भी अलॉट करा लिया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने एक ही टाइम पे ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में सीटें अलॉट कराई थी। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कितने सारे बच्चे हैं, देखो कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने टॉप मेडिकल कॉलेजेस की सीटें यहाँ पर ब्लॉक कर रखी थी। ठीक है, जैसे जैसे आरएनटी उदयपुर वाला बच्चा जो है, जिसने टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई की सीट ब्लॉक कर दी राउंड 3 में। ठीक है, एम्स की सीटें ब्लॉक करी, टॉप कॉलेजेस की सीटें राउंड 3 में ब्लॉक करी। ठीक है, ये देखो ये राजस्थान के राउंड
टू का रिजल्ट है, राउंड टू। तीसरे वाले कॉलम में दिया गया है कि ऑल इंडिया में उन्होंने कौन कौन सी सीटें उन्हें अलॉट हुई थी। तो देख रहे हो कितने टॉप रैंकर्स ने कितनी सारी सीटें ब्लॉक करी, कितनी सारी सीटें ब्लॉक करी। तो राजस्थान के कितने सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने सीट ब्लॉक करी। ठीक है, ये देखो यहाँ तक, ये पूरे जिनको ऑल इंडिया कोटा में कुछ ना कुछ अलॉट था। ठीक है, अब क्या है, जैसे आप यूपी का भी देख सकते हो, यूपी के राउंड टू का रिजल्ट है सेकंड कॉलम में। यूपी के राउंड टू में इन टॉपर्स को, जो 5-6 हज़ार 7 हज़ार रैंक वाले बच्चे हैं, इनको आरएमएल मिला हुआ था, इन्होंने ग्रांट उठा लिया, किसी ने एम्स रायबरेली की सीट अलॉट करा ली राउंड थ्री में। तो इस तरीके से बहुत सारी सीटें जो हैं ब्लॉक हो गई। अब क्या है, बच्चा एक टाइम पे एक ही सीट, एडमिशन तो एक ही पे लेगा, मतलब एक कॉलेज तो वो पक्का छोड़ेगा। अगर स्टेट में छोड़ेगा तो उसको, स्टेट में सीट को छोड़ेगा तो वो स्टेट के मोपअप में चली जाएगी, ऑल इंडिया में आके रिपोर्टिंग कर देगा। ठीक है, पर अमूमन ऐसा होता नहीं है। देखो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टेट में बेटर सीट मिलती है ऑल इंडिया से अधिकतर बच्चों को, तो मैक्सिमम स्टूडेंट अपने स्टेट में रुक जाते हैं और ऑल इंडिया राउंड थ्री की सीटों को छोड़ते हैं। इसको बोलते हैं सीट ब्लॉकिंग। जैसे हरियाणा के ब्लॉकर्स भी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, जैसे तो हरियाणा के टॉप रैंकर्स ने भी, इंदिरा गांधी देखिए, ये हरियाणा के टॉप रैंक, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज था, इन्होंने आईजीएमसी उठा लिया, ग्रांड मेडिकल कॉलेज उठा लिया, ठीक है, पीजीआई रोहतक उठा लिया, ये टॉप कॉलेजेस यहाँ से उठाने चालू किए। ठीक है, ये सारे सीट ब्लॉक थी हरियाणा की वजह से। दिल्ली वाले कैंडिडेट देखो, ये वही नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स हैं जिनकी रैंक हाई है। ठीक है, अब ये नुकसान पता है कैसे स्टूडेंट्स को कर देते हैं। अब ऐसे सभी कैंडिडेट्स को इस साल भी नुकसान होगा यदि काउंसलिंग के रूल्स यही रहेंगे तो। ठीक है, क्या नुकसान होगा, देखो जो टॉप रैंक पे बैठा है ना, उसके पास हमेशा एडवांटेज है, उसको हर जगह ही चांस है, उसको उसको कोई कमी नहीं है। वो जहां जहां पे चॉइस फिलिंग करेगा उसको वहां पे टॉप कॉलेज अलॉट होंगे, टॉप रैंकर्स की दिक्कत नहीं है। पर वो टॉप रैंकर्स लोअर रैंकर्स का नुकसान करते हैं। कैसे, अगर ये सीटें टॉप रैंकर्स ने ब्लॉक ना करी होती तो वो लोअर रैंकर्स को अलॉट हुई होती, ये सीटें खाली होती और नीचे नीचे और पीछे रैंक तक सिलेक्शन होता। ठीक है, लास्ट ईयर राउंड टू से राउंड थ्री में केवल 1000 रैंक का ड्रॉप हुआ था, एक्सपेक्टेड था कि 2,500-3,000 रैंक का ड्रॉप होगा। बट लास्ट ईयर क्या हुआ कि राउंड टू से राउंड थ्री में जो कट ऑफ ड्रॉप आया वो हैरत अंगेज था, इतना ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि मास लेवल पे ब्लॉकिंग हुई राउंड थ्री के अंदर। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा ही रहा हूँ कि कितने सारे बच्चों ने डबल डबल सीटें अलॉट कराई। ठीक है, ये जो ऑल इंडिया रैंक दे रखी नहीं, ये दिल्ली के वो बच्चे जिनके पास आईपीयू में कॉलेज था। ठीक है, जिनकी आईपीयू में कॉलेज था, उन्होंने देखो ऑल इंडिया से कितने टॉप कॉलेजेस की सीटें, ईएसआईसी फरीदाबाद है ना, एलएलआरएम मेरठ, ग्रांड मेडिकल कॉलेज मुंबई, एलएचएमसी की सीटें उठा रखी हैं, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर की, मतलब टॉप क्लास जितने भी इंस्टीट्यूट है देश के, सब में सीटें ब्लॉक कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है टॉपर हमेशा एडवांटेज पे रहता है और वो सीटों को ब्लॉक करता है। ठीक है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है ना कि बहुत सारी सीटें स्टे वैकेंसी राउंड में आ जाती हैं, जैसे कि हमने आपको दिखाया 903 सीट स्टे वैकेंसी राउंड में खाली होकर के आगे, जस्ट बिकॉज ब्लॉक करी गई थी सीटें। यदि स्टेट के राउंड टू के एडमिटेड कैंडिडेट्स को परमिशन ना होती ऑल इंडिया राउंड थ्री में आने की, चॉइस फिलिंग करने की, तो ये सब हुआ ही ना होता। ठीक है, केवल वही कैंडिडेट्स आते ऑल इंडिया राउंड थ्री में जिन्होंने अपग्रेड में डाल रखा था या जिनको कुछ मिला नहीं था, तो लोअर रैंक्स तक के कॉलेजेस अलॉट होते। तो उन बच्चों को हमेशा नुकसान होता है जो बच्चे लोअर रैंक्स पे बैठे होते हैं, 24-25 हज़ार रैंक पे होते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि सीट ब्लॉकिंग हो जाएगी, सीटें कितनी भी बढ़ जाएं, देखो सीटें कितनी भी बढ़ जाएं, बड़ी लास्ट ईयर भी बहुत सारी सीटें थी, 5,500 से ज्यादा सीटें आई थी देश भर में, ऑल इंडिया कोटे में भी 800-900 सीटें भरी थी, बट उसका फायदा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि स्टेट के जो नॉर्थ इंडियन स्टेट के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अच्छे कॉलेज के लालच में ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन लेना चालू कर दिया, अपनी स्टेट की सीटों को छोड़ के, अपनी स्टेट की एवरेज सीटों को छोड़ के ऑल इंडिया में टॉप कॉलेज उठा लिए, ब्लॉक कर दी। अगर नहीं भी उन्होंने सीट ली तो उस राउंड के लिए तो ब्लॉक कर दी। मतलब नुकसान किसको हुआ, जिसने ऑल इंडिया राउंड थ्री में सारे कॉलेज डाल दिए थे। अब जिस बच्चे की रैंक 18,000 थी, 19,000 थी, 17,000 थी, 20,000 रैंक थी ना, उनको साउथ इंडिया के कॉलेज अलॉट हुए राउंड थ्री में। क्यों, उनको अच्छे कॉलेज अलॉट हो सकते थे, बिल्कुल अच्छे कॉलेज अलॉट हो सकते थे, बट इसलिए नहीं हो क्योंकि टॉपर्स ने सीटें ब्लॉक कर दी थी अच्छे कॉलेजेस की, तो वो नीचे तक डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं पाया। जितना एक्सपेक्टेशन था कॉलेज वाइज ड्रॉप होने का, उतना हुआ ही नहीं, उम्मीद से कम ड्रॉप हुआ। उन सभी कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ जिन्होंने सारी सारी चॉइसेस भर दी थी, क्योंकि क्या है कि राउंड थ्री में पेरेंट्स रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे सभी कैंडिडेट्स जो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे आगे जाने का, उन्होंने सारे कॉलेज भरे, जो कॉलेज मिला वहां पे जाके रिपोर्टिंग कर दी। ठीक है, और ऐसे कैंडिडेट्स जिनको काउंसलर्स की गाइडेंस में या उनके खुद की दिमाग लगाए उन्होंने, ठीक है, उनको इस बात की जानकारी पहले से थी कि इस तरीके का रूल सामने है, राउंड टू वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो राउंड थ्री में सीट ब्लॉकिंग करेंगे, जिसकी वजह से स्टे राउंड में सीट जाएंगी, तो उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी बनाई रखी स्टे वैकेंसी राउंड की। उन्होंने राउंड थ्री में भी लिमिटेड चॉइस फिलिंग की। ठीक है, उन्होंने राउंड थ्री ऑल इंडिया कोटे में भी लिमिटेड चॉइस फिलिंग की और अपने स्टेट के मोपअप में भी सीट नहीं ली, स्टे वैकेंसी राउंड में आकर के सीट ली, और उसके फलस्वरूप देखिए क्या मिला उन्हें। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट। ठीक है, कितनी लोअर रैंक पे टॉप कॉलेजेस मिले, मतलब जो कॉलेज, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे MLNM इलाहाबाद। ठीक है, ये राउंड थ्री तक 646 मार्क्स में मिल रहा था। ठीक है, और एकदम से ये ड्रॉप होकर के 632 पे स्टे वैकेंसी राउंड में मिला। मतलब हर कॉलेज का सेम हाल है। और नीचे आओगे तो ड्रास्टिक चेंज देखने मिलेगा कि लोकमान्य तिलक जो मुंबई का टॉप कॉलेज है एक, वो 641 पे राउंड थ्री तक मिला और स्टे वैकेंसी राउंड में गिर करके 625 हो गया एकदम से। ये हो गया क्यों, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में केवल वही बच्चे आ सकते थे जिनके पास कोई कॉलेज नहीं था देश भर में, जिनके पास कोई कॉलेज अलॉटेड नहीं था, जिनको राउंड थ्री में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था और जिन्होंने अपने स्टेट के मोपअप में कोई कॉलेज नहीं लिया था, वो सभी कैंडिडेट्स को
आए, स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल रहे और कम रैंक पे अच्छा कॉलेज ले गए। तो ये तरीका था, ये डायनेमिक प्रोसेस था, ठीक है। सो लास्ट ईयर ऐसा कर सकते थे स्टूडेंट्स क्योंकि काउंसलिंग के रूल्स में कमी थी। इस साल आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि अवेयरनेस सबको है, कोई भी पागल नहीं है। जिस तरीके से काउंसलिंग सिखाई जाती है, जिस तरीके से काउंसलिंग के रूल्स में सबको डेटा दिख रहा है, ऐसा नहीं कि ये डेटा हमें दिख रहा है, सबको दिख रहा है वो डेटा, और सबको पता है कि किस तरीके से अपनी एलिजिबिलिटी बनाए रखनी है स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए। बट आपको एक चीज यहाँ ये समझनी है, यदि यही सेम रूल्स इस बार भी रहे तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, है ना। और लास्ट ईयर सोने पे सुहागा और बेकार चीज क्या हुई कि स्टे वैकेंसी राउंड में भी सीट ब्लॉकिंग हुई। कैसे हुई सीट ब्लॉकिंग? बिहार का जो मोपअप राउंड था लास्ट ईयर इस कदर लेट चल रहा था कि जब ऑल इंडिया का स्टे वैकेंसी राउंड हो रहा था उस टाइम पे बिहार का मोपअप राउंड कंडक्ट ही नहीं हुआ था। और एमसीसी ने एक रूल निकाला था, अपनी गाइडलाइन में क्लियरली लिखा था कि ऑल इंडिया राउंड 3 तक एडमिटेड कैंडिडेट्स और स्टेट के मोपअप तक एडमिटेड कैंडिडेट्स को स्टे वैकेंसी राउंड तक से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब एक कॉमन पोर्टल बनाया जाएगा, उन सभी एडमिटेड कैंडिडेट्स का नाम डाला जाएगा उस कॉमन पोर्टल पे, है ना। एमसीसी कॉमन पोर्टल पे स्टेट से डाटा मंगाएगी, वो स्टेट के डाटा को डालेगी, ऑल इंडिया से एडमिटेड कैंडिडेट्स का डेटा एमसीसी पे पहले से था, ठीक है। वो कॉमन डाटा निकालेगी, एडमिटेड कैंडिडेट्स को स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर करेगी। बट क्योंकि बिहार का मोपअप राउंड हुआ ही नहीं था, तो बहुत सारे बिहार वाले बच्चों ने स्टे वैकेंसी राउंड में भी सीटें ली, और अंत में क्या हुआ कि स्टे वैकेंसी राउंड में भी सीटें ब्लॉक हुई, जिसकी वजह से लास्ट ईयर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट कराना पड़ गया था, ठीक है। क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में भी बिहार के स्टूडेंट ने सीट ब्लॉकिंग करी। तो इस तरीके से जो है लोअर रैंक्स पे कॉलेज मिल जाते हैं अच्छे, ठीक है। बट ये सारी चीज जो सारी गेम है ये डिपेंड करती है उस टाइम की सिचुएशन पे, काउंसलिंग के रूल्स पे, ठीक है। काउंसलिंग में अपनी एलिजिबिलिटी किस तरीके से बनाए रखनी है, ये सारा प्रोसेस डायनेमिक है जो आपको उसी टाइम एनालिसिस करके पता चलेगा। आप पहले से अभी से बहुत सारे बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड की प्लानिंग बनाने की भैया मुझे जो है स्टे वैकेंसी राउंड में जाकर ये फलाना कॉलेज टारगेट करना है, स्टे वैकेंसी राउंड में जाते जाते तो मिल ही जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि कोई गारंटी नहीं है कि इस साल स्टे वैकेंसी राउंड में ये सब चीजें दोबारा रिपीट होंगी। हो सकता है एमसीसी काउंसलिंग के रूल्स को चेंज कर दे, जो कि हर साल कर रही है। 21 के रूल 22 में चेंज हुए, 22 के 23 में, और उम्मीद यही है कि 23 के 24 में होंगे, क्योंकि कमियां बहुत सारी हैं जो कि सीट ब्लॉकिंग को अंजाम दे रही है, ठीक है। तो मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि आराम आराम से धीरे धीरे से काउंसलिंग के रूल्स को पहले आउट हो जाने दीजिए, ठीक है। हम अपनी यूट्यूब चैनल पे आके सारी स्ट्रेटजी बता देंगे कि आपको किस तरीके से काउंसलिंग के रूल्स में रहते हुए एक अच्छे कॉलेज तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का पूरा सार। अब आपको आई होप समझ में आ गया कि क्या सीट ब्लॉकिंग होती है और किस तरीके से स्टूडेंट्स फायदा उठाते हैं उस चीज का, किस तरीके से अच्छे कॉलेज मिले थे लास्ट ईयर। मैंने सारी कहानी आपको बता दी है, यहाँ पे एक एक चीज आपको दिखा चुका हूँ, है ना। सारे ब्लॉकर्स को ट्रेस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। हम जो करते हैं, लास्ट ईयर स्टे वैकेंसी राउंड में हम भी स्टूडेंट्स को लेकर गए थे जिनकी एलिजिबिलिटी वहां तक जाने की थी, जिनको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मजबूर थे, मुंबई के कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते थे या दूर दराज जा नहीं सकते थे, तो उनके पास केवल एक ही ऑप्शन था कि स्टे वैकेंसी राउंड में जाकर के रिस्क लेकर के जाएं। यदि मिलेगा कॉलेज तो ठीक है, केवल उतने ही कॉलेज भरे जहां वो अफोर्ड कर सकते थे, जहां वो जाना अफोर्ड कर सकते थे, केवल उतने ही कॉलेज भरे, और किस्मत से उन्हें मिले भी वो कॉलेजेस, ठीक है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनकी मजबूरी ही है कि नहीं मैं साउथ इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकता, या मेरे को अफोर्डेबिलिटी इशू है, जैसे बहुत सारे स्टेट में साउथ इंडिया के स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र के अंदर 1.5 लाख रुपए फीस है, ठीक है। तो ऐसे में जिनकी अफोर्डेबिलिटी इशू है उनको एक प्लानिंग करनी पड़ती है, इस चीज के लिए भी तैयार रहना होता है कि यदि सीट नहीं मिली तो ड्रॉप करने के लिए मैं तैयार हूं फिर, ठीक है। बैकअप हमेशा तैयार रहना चाहिए कि यदि सीट नहीं मिली स्टे वैकेंसी राउंड में तो मैं फिर ड्रॉप करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। हालांकि 1 से 20,000 रैंक वाले बच्चों को ये पता होता है कि यदि स्टे वैकेंसी राउंड में 400 सीट भी आएगी तो भी मुझे एक मिलेगी, इसलिए वो बच्चे रिस्क भी ले जाते हैं, ठीक है। खैर बहुत सारी बातें यहाँ पे डिस्कस नहीं करी जा सकती है, ठीक है। सो आपको ये सारी बात मैंने समझा दी है, ठीक है। हिंट दे दिया है कि किस तरीके से रूल्स में फायदा उठाया जा सकता है, स्टूडेंट्स हर साल उठाते हैं, ठीक है। हालांकि इस साल काउंसलिंग के रूल्स चेंज हो सकते हैं, पूरी उम्मीद हमें है कि काउंसलिंग के रूल्स चेंज होंगे, और हमें उम्मीद इस चीज की भी है कि सारे स्टेट की काउंसलिंग टाइम से चलेगी, ठीक है। सो ऐसे सभी स्टे वैकेंसी राउंड उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनको देश भर में कुछ नहीं मिला है, ठीक है। अब क्या है कि स्टे वैकेंसी राउंड में कायदे से सीट केवल वही खाली आनी चाहिए जो बच्चे अपने स्टेट के मोपअप में सेट हो गए, ठीक है। राउंड 3 में उन्होंने चॉइस फिलिंग करी, बट बाद में पता चला उनको स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल गया तो उन्होंने ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 की सीट छोड़ दी, और वो सीटें जो 200-300 सीटें आती थी स्टे वैकेंसी राउंड में वही आनी चाहिए। और उनका हक पता है कौन से बच्चों पे, जिनको कुछ भी नहीं मिला, जिनकी 25,000 26,000 रैंक है, 27,000 रैंक है ना। तो यदि सारे बच्चे बाहर कर दिए जाएंगे ऑल इंडिया राउंड 3 और स्टेट के राउंड 3 एडमिटेड कैंडिडेट्स को यदि बाहर कर दिया जाएगा स्टे वैकेंसी राउंड से, तो केवल बचेगा ही वही बच्चा जिसको कहीं सीट ही नहीं मिली है देश भर में, ठीक है। और इतना रिस्क कोई बच्चा नहीं ले लेगा कि 5,000 रैंक होते हुए भी स्टे वैकेंसी राउंड में जाके सीट ले रहा है, नहीं, ये तो बेवकूफी कहलाएगी, ठीक है। तो इक्का दुक्का बच्चे बचेंगे, 1 से 20,000 रैंक में 20-25 बच्चे ऐसे होंगे जो रुक जाएंगे इंटेंशनली, है ना। बाकी सारे कैंडिडेट्स को जिनको कहीं सीट नहीं मिली उनको अलॉट हो जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये पूरा काउंसलिंग का आइडियल सिनेरियो रहेगा जो मैंने आपसे डिस्कस किया। बट स्टिल यदि कमी रहती है रूल्स में तो उसका फायदा उठाया जाएगा, फिर से इस तरीके के हाई कट ऑफ देखने मिलेंगे राउंड 2 राउंड 3 में,
तो वो सारी प्लानिंग हम ऑन द स्पॉट कर लेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर का मैंने आपको पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया कि क्या हुआ था, ठीक है। तो बहुत मेहनत से ये डेटा सारा बनाया जा रहा है आपको समझाने के लिए। अब हमारा हक बनता है कि हम आपसे सब्सक्राइब करने के लिए बोले हैं, ठीक है। तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन यदि आपको सच में समझ में आई है व्हाट इज सीट ब्लॉकिंग एंड कैसे वो स्टे वैकेंसी राउंड वाला काम होता है, लो रैंक्स पे अच्छा कॉलेज मिलने के पीछे की रियलिटी क्या है, किस तरीके से एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन क्या है उस चीज का, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। डू हिट द सब्सक्राइब बटन, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।